नमस्कार दोस्तों। आज देर रात आपसे इस लाइव सेशन में जुड़ रहा हूं और कुछ खबरें ऐसी हैं जिस पे चर्चा, वैसे तो आज संडे का दिन था, नहीं करना चाहता था, लेकिन मन में आया कि करना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसा विमर्श है जो कि अगर तत्काल किया जाए, जो प्रश्न उठ रहे हों, तो बड़ा मौजू होता है। बिहार की राजनीति पर एलजेपी ने जिस तरह से कहा कि अब वो एनडीए के साथ चुनाव नहीं लड़ेगी, नीतीश कुमार की अगुवाई को एक्सेप्ट नहीं करेगी, लेकिन बीजेपी के साथ चुनाव लड़ेगी, ये एक अलग मुद्दा है। लेकिन उस मुद्दे पर चर्चा हम बाद में करेंगे कि इसका रिपरकशन क्या हो सकता है और इसके परिणाम क्या हो सकते हैं। लेकिन जैसा कि कल भी मैंने आपसे कहा था कि हाथरस कांड जो है वो पूरी तरह से पीपली लाइव फिल्म की याद ताज़ा कर देती है। और पीपली लाइव शो का एक क्लाइमेक्स पहुंच चुका है और अब इससे आगे पीपली लाइव शो में अब नत्था कौन होगा। अगर आप उस फिल्म को देखे हों तो ये याद करिएगा कि जो हस्र नत्था का हुआ था, अब वास्तव में हाथरस के उस गांव के वो लोग, एक तो पीड़िता का परिवार और कुछ आरोपी, खास करके 4 आरोपी और उनके परिवार, वो सब एक मासूम और गांव का जीवन जी रहे लोग। उनमें से कौन नत्था साबित होगा या कितने लोग नत्था हो सकते हैं। नत्था एक सिंबॉलिज्म को प्रदर्शित करता है, तो ये एक बड़ा सवाल है। तो पीपली लाइव जो फिल्म थी उसका जो क्लाइमेक्स था वो हाथरस में दिखा। और कल एक जोरदार शो हुआ था राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का, और उस शो के बाद सोशल मीडिया पर एक्टिवेट कुछ छोटे चैनल्स और कुछ छोटे जो पत्रकार हैं, मैं उन्हें बोलूँगा, एक बहुत अच्छी रिपोर्टिंग कर रहे हैं कि अब उसके सच को सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस पर मैंने कल भी कहा था, परसों भी मैंने बात की थी। और उस वक्त बात करने में कुछ ऐसा लग रहा था कि लोगों की ये फीलिंग हो रही थी कि एक पक्षीय बात मैं कर रहा हूँ। लेकिन आज वो बातें, जब सच धीरे धीरे निकलेगा, और सच तो तब साबित होगा जब नार्को टेस्ट हो जाएगा और जब सीबीआई की रिपोर्ट आ जाएगी, और जिसके लिए मैं बार बार कह रहा था कि पीड़िता के साथ न्याय, पीड़िता के परिवार के साथ सहानुभूति जताने से पहले ज़रूरी है कि स्पीडी ट्रायल की प्रक्रिया की सारी बाधाएं खत्म की जाएं, और ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। लेकिन जो कुछ ऐसे क्लिपिंग्स और वीडियो जो वायरल हो रहे हैं मित्रों, उस पर ध्यान देना अब बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला वीडियो, जो घटना होती है हाथरस के उस गांव में, जब घटना होती है तो उसके चंद घंटे के अंदर, 1 से 1.5 घंटे के अंदर, पीड़िता जो अब इस दुनिया में नहीं रही, उसके माँ का बयान, ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। उसके बाद अब कुछ चैनल्स भी और कुछ पत्रकारों का वो जो 4 आरोपी लड़के बनाए गए हैं, जो एक विशेष जाति से हैं, क्योंकि देखिए ये सीधी सीधी बात है कि इसको जाति की लड़ाई बना दी गई है। और अब जिस तरह से विरोध दो तरफा हो रहा है, उसमें वो लोग जो उसमें राजनीतिक रोटियां सेकना चाह रहे थे, सेकने की कोशिश कर रहे थे, उनको भी मुश्किलें उनके सामने आएंगी, ये यकीन मानिए, जिस पर मैंने विमर्श के दौरान कहा भी था। और इसके बाद उन 4 आरोपियों में जो मुख्य आरोपी है संदीप सिंह, उसके फादर का इंटरव्यू जो कई सोशल मीडिया चैनल्स पर चले, और गांव के कुछ अन्य लोगों के बयान जो सोशल मीडिया के कुछ चैनल्स पर चले हैं, उनको, उन क्लिपिंग्स को देखना बहुत ज़रूरी है और सुनना बहुत ज़रूरी है। इसका ये मतलब नहीं कि हम किसी निर्णय पर पहुंच जाएं। वास्तव में जब हम इतने बयानों को सुनेंगे, इतने वक्तव्यों को सुनेंगे, तो उसके पीछे के सच के करीब हम जाने की एक कवायद करते नजर आएंगे। अन्यथा तो जो कुछ भी हमने सुना, बहुत से लोग 7 सवाल उठा रहे हैं पुलिस की कारस्तानी पर, डीएम के वक्तव्य पर, बयान बदलने को लेकर के, रात में लाश जलाने को लेकर के। लेकिन उन सारे सवालों का उत्तर उन गांव वासियों के मुंह से निकल रहा है जो बिल्कुल निरीह हैं,
बहुत ही इनोसेंट हैं, गांव का जीवन जीते हैं, और उस जीवन जीने में जो सच है वो बहुत ही अपने स्थानीय भाषा में उसको जो व्यक्त करते हैं उसके मायने भी समझने होंगे। और तभी हमने इस निर्णय पर पहुंचे कि वास्तव में हाथरस के उस गांव में जो घटना उस दिन हुई, उस घटना के पीछे का सच क्या रहा होगा, क्या है ये मैं नहीं कह रहा हूं, क्या रहा होगा। एक सुधी और समझदार दर्शक या नागरिक होने के नाते हमारा कर्तव्य है कि हम आगमन और निगमन के सिद्धांत का पालन करते हुए एक तार्किक बुद्धि से इस पूरे मसले को अगर सोचें तो इसमें निश्चित रूप से घटना हुई, लड़की की जान गई, उसकी जान वापस नहीं आ सकती, लेकिन उसके पीछे की जो कहानी गढ़ी गई वो एक राजनीतिक पटल पर एक अच्छी कहानी लिखने के लिए, और फिर उसकी स्थिति पूरी तरह से पीपली लाइव वाली बना दी गई, जिसको मैंने कल ही कहा था कि पीपली लाइव चालू है, वो चालू है। हालांकि अब वो बिल्कुल क्लाइमेक्स पर पहुंच गया है, अब सच आना शुरू होगा। और जब जितने ही बातें, जितने ही वीडियोस आएंगे, अब ये पता चलेगा कि वास्तव में घटना क्या था, घटना किस तरह से हुई होगी। कुछ महिलाओं के बयान हैं, इसमें माँ के बयान, जो मुख्य आरोपी है उसकी माँ का बयान, उसके पिता का बयान, गांव के उसके आसपास के लोग जो दोनों समुदायों के थे उनके बयान, उन सारे लोगों के वक्तव्य इस बात की चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं कि वहां पर घटना हुई, दर्दनाक हादसा हुआ, लेकिन जिस तरह से गैंग रेप को एक एक्सट्रीम पर पहुंचा करके उसको पूरे देश में फैलाने की कोशिश की गई, उसके भी मायने समझना बहुत जरूरी है। और अगर वो नहीं समझा गया तो फिर इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी, राजनीतिक रोटियां सेकी जाती रहेंगी। जब एक मां कह रही कि कुछ तो नहीं हुआ था, ऐसी ऐसी घटना हुई थी और दो लोगों में लड़ाई हो गई, लेकिन पीड़ित जो आरोपी है उसकी मां का बयान कि उसने तो पानी मंगाया, और घटना के समय लड़की की मां, लड़की का भाई और लड़की वही तीन थे जो घास काट रहे थे। एकाएक घटना क्या हुई इसके बारे में कुछ पता नहीं चल सका, और उसने कहा उसने तो उस आरोपी लड़के को, जिसको मुख्य आरोपी बनाया जा रहा है, उससे पानी मंगा करके उस घायल लड़की को पानी पिलाने के लिए कहा गया। और दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है कि लड़की को जब थाने ले जाया जाता है भाई के साथ, वहां पर क्या रिपोर्ट लिखी गई, और उसके बाद उसको अलीगढ़ हॉस्पिटल में ले जाया गया, और अलीगढ़ हॉस्पिटल पहुंचने तक लड़की की स्थिति को बेहतर बताया गया। अलीगढ़ हॉस्पिटल से रेफर किया जाता है सफदरजंग, और सफदरजंग पहुंचने से लेकर के उसके मृत्यु तक में क्या घटना घटती है, अब तो ग्रामीण इसकी भी जांच की मांग कर रहे हैं। तो एक बड़ा सवाल है कि वास्तव में षड्यंत्र हुआ कहां, घटना गैंग रेप की थी या नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल है। और इसके साथ ही साथ जो प्राथमिकी, जो पहली एफआईआर लिखी गई है, उसमें जो बातें कही गई हैं उसमें क्या गैंग रेप जैसी वाली बात है? लोग चीख चीख करके कह रहे हैं कि उसको भी चेक किया जाए। इसका मतलब है कि पुलिस ने जो रिपोर्ट लिखी थी उस रिपोर्ट के बिना पर जब गैंग रेप की बात ही नहीं थी तो उसमें 4 लड़कों को किस तरह से आरोपी बनाया गया। बड़ा सवाल है कि जब माँ का, जिस पीड़िता की माँ का जो पहला वीडियो सामने आता है जो सोशल मीडिया पर बाकायदा वायरल हो रहा है, अगर उसको देखा जाए तो लड़की की, अगर कोई ग्रामीण जीवन को थोड़ा जिया हो, कुछ दिन गांव में रहा हो, तो लड़की की माँ के अंदर वो पीड़ा या वो दर्द नहीं दिख रहा है। एक बड़ा सवाल है, घटनाक्रम से वो इतना ज्यादा सहज स्थिति में, एक बड़ा सवाल है कि ऐसा कैसे हो रहा है। कुल मिलाकर के जो कुछ भी घटनाक्रम हुआ उसमें इतना तो साफ है कि जो लोग इसमें आरोपी बनाए गए हैं उनका पीड़ित परिवार के साथ बेहतर संबंध तो नहीं था, खास करके जो मुख्य आरोपी बनाया गया संदीप के घर का और उसके पिता का और लड़की के पिता, भाई या माता के साथ। और इसके बारे में लगभग 1 महीने पहले भी इस तरह की घटना उन्हीं 2 परिवारों के बीच में हुई थी, जिसमें कुछ जमीन का मामला था और जहां कूड़ा वगैरह फेंका जाता है गांव में, जिसको घूर कहते हैं, उसके मिल्कियत को लेकर के वहां पर भी कुछ टेंशन था।
तो इसको इस टेंशन को इस स्थिति में ले जा करके और उस लड़की के साथ गैंगरेप की बात जोड़ना, जिसमें कि सारे लोग, इवन कि आरोपी का पिता भी ये कह रहा है कि 3 लड़कों को तो बिना वजह फंसाया गया है। बड़ा सवाल है कि इस तरह से 4 लड़कों को आरोपी बना दिया जाता है, एफआईआर के बाद पुलिस ही बनाती है, तो पुलिस ने इस तरह का काम कैसे किया, और अगर किया तो क्या कोई दबाव था या आनन फानन में प्रशासनिक, जो पुलिस प्रशासन की तरफ से जो एफआईआर के बाद कार्रवाई होती है उसमें हीला हवाली की गई। एक बड़ा सवाल तो ये उठ ही रहा है। खैर, सीबीआई जांच में इन सारी बातों का सच पता चलेगा, क्योंकि सीबीआई की जांच का तरीका बिल्कुल अलग होता है। एफआईआर से लेकर के जांच और एसआईटी की रिपोर्ट तक सबको सीबीआई जो है वो खंगालेगी, और अभी बहुत ज़्यादा दिन घटना हुआ नहीं, तो बहुत एविडेंसेस के भी खत्म किए जाने की कोई संभावना नहीं है। 5 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है और एक बड़ी कार्रवाई की गई है, लेकिन ये सारी कार्रवाई अगर पहले की जाती तो एक बेहतर उदाहरण पेश किया जाता उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से। इतना जरूर है कि योगी आदित्यनाथ ने, जो मुख्यमंत्री हैं, वो एक भरसक प्रयास कर रहे हैं प्रदेश को आगे ले जाने के लिए, लेकिन जब ये राजनीतिक स्टंट, जो विरोध का स्टंट, जहां कांग्रेस अपनी जमीन तलाशती हुई दिख रही है, राजनीतिक जमीन, हालांकि उस जमीन को तलाशने में कांग्रेस कहीं अपना जमीन जो वजूद भी है वो भी ना खो दे, क्योंकि जिस तरह से जातीय लड़ाई और अब एक जातीय विरोध का स्तर हाथरस में उठ रहा है, वर्सेस ठाकुर वर्सेस दलित, तो दलितों का सपोर्ट अगर कांग्रेस लेना चाह रही है तो सवर्ण समाज के लोग कितनी नाराजगी में आएंगे और कितने नाराजगी कांग्रेस को झेलना पड़ सकता है। अगर राजनीतिक मायने देखा जाए तो ये जरूर देखा जाएगा। इसलिए आनन फानन में जिस तरह से पीपली लाइव अंदाज में सारे राजनीतिक पार्टियों का जमघट हाथरस कल भी मैंने बोला था कि इस जिले को एक रेप डिस्ट्रिक्ट के तौर पर जो स्टैब्लिश करने की कोशिश की जा रही है, इसका भी बहुत बुरा असर पड़ेगा और हाथरस के लोग इसका भी जवाब देंगे। मेरा ये बड़ा कहना है कि अभी भी जो बातें मैं पहले दिन से कह रहा हूं इस घटनाक्रम पे, मैंने 3 वीडियोस में अपनी बातें रखी हैं कि जब तक पूरी जांच की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ती या स्पीडी ट्रायल को सुनिश्चित नहीं किया जाता, तब तक जितनी भी राजनीतिक कवायद चल रही है ये उस पीड़िता के साथ अन्याय है, उस पीड़िता के परिवार के साथ अन्याय है। साथ ही जिन्हें आरोपी बनाया गया है, अगर वो आरोप उनके ऊपर सही नहीं लगा है तो उस परिवार के साथ भी एक त्रासदी की स्थिति है। उन परिवारों के बारे में भी सोचना चाहिए, क्योंकि न्याय अल्टीमेटली सबके लिए होता है। हमने अगर एक सिद्धांत पर यह मान ही लिया कि गैंगरेप हुआ, लड़की का परिवार और लड़की तो अब इस दुनिया में नहीं रही, जो बहुत दुखद है, और अगर उसके साथ जो घटना हुआ है अगर उसमें सच है तो उस अन्याय के लिए न्याय मिलना ही चाहिए, ये बराबर है। लेकिन उस न्याय को सुनिश्चित तभी किया जा सकता है जब उसका सही तरीके से जांच पड़ताल की जाए और जल्द से जल्द किसी एक निर्णय पर पहुंचते हुए उसको कोर्ट के माध्यम से दोषियों को सजा दिलाई जाए। यही एक सच है और यही लोकतांत्रिक परंपरा में किसी भी अन्यायी के साथ न्याय करने का यही एक माध्यम और तरीका होता है। लेकिन उसके पहले पीपली लाइव वाले अंदाज में जिस तरह से उस पूरे हाथरस के पूरे गांव को और पूरे हाथरस को एक टूरिस्ट स्पॉट बना दिया गया और पूरे मामले को गड्ढमड्ढ कर दिया गया। मैंने 2 वीडियोस में बराबर कहा कि राहुल और प्रियंका का मूवमेंट हुआ, अब पूरे मामले का गड्ढमड्ढ होना तय है और हुआ भी वही। आज आप देखिए कि आज पिछले 7-8 घंटे से जिस तरह से सोशल मीडिया पर इतने वीडियोस आ रहे हैं, अब वो पक्ष भी सामने आ रहे हैं जिनके आने के बाद अब ये सोचा जा सकता है कि वास्तव में आनन फानन में हम भी पत्रकार हैं, मीडिया कर्मियों ने अपनी क्या भूमिका अदा की, प्रशासन ने आनन फानन में किस तरह से निर्णय लिए, राजनीतिक पार्टियों की गतिविधियां किस तरह से चली, इन सारी गतिविधियों के आगे बढ़ने का परिणाम वास्तव में क्या हुआ कि उस गांव का, चाहे वो दलित समुदाय का हो चाहे वो सवर्ण समुदाय का हो, सब उसके कोपभाजन बने, सिर्फ ये इस मामले में कि वो पूरा गांव, हर व्यक्ति जो है वहां का एक तरह से कल्प्रिट साबित किया जाता रहा। इसलिए एक ऐसी आवाज अब वहां उठ रही है जो आगे एक संघर्ष की स्थिति पैदा कर सकती है, और वो हाथरस से उठी आवाज
अगर पूरे प्रदेश में फैली तो यही तो वो मकसद था जो लोग ऐसा कुछ कराना चाहते थे। और इसमें फिर अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से उसके फायदे और नुकसान में देखा जाए तो जो सबसे ज्यादा अगुआ रहा है इस पूरे मूवमेंट का, उसी पार्टी को सबसे ज्यादा नुकसान होने जा रहा है। ये लिख कर ले लीजिए, ये तय मानिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता की जो मानसिकता है, जो सोच है, वो बड़ी परिपक्व है और अब वो इतना समझ सकती है कि किस राजनीतिक फायदे के लिए कौन सा मूवमेंट चलाया जा रहा है। एक बड़ा सवाल है, जब किसी एक स्थानीय व्यक्ति ने कहा, आज मैं देख रहा था सोशल मीडिया पर, कि आप बताइए कि राहुल गांधी के पहुंचने पर यहां का कोई भी स्थानीय व्यक्ति नारा लगाता हुआ दिखा हो आपको आप वीडियो क्लिपिंग उठा के दिखा लीजिए। बहुत ही साधारण सा ग्रामीण था, उसकी ये बात सुन करके मैं बिल्कुल सहज उससे इत्तेफाक रखता हूं। तो ये एक तरह से बाहर से आयोजित किए गए ये पूरे जन आंदोलन के इस तौर तरीके से राहुल गांधी को कितना फायदा हुआ, कांग्रेस को कितना फायदा हुआ, राष्ट्रीय लोकदल जयंत चौधरी और उनके कार्यकर्ताओं को भी आज पुलिस की लाठी का शिकार होना पड़ा, सपा के कार्यकर्ताओं पर भी लाठियां चली, सब कुछ हुआ। पीपली लाइव शो का बिल्कुल क्लाइमेक्स आज दिखा। लेकिन यकीन मानिए, नत्था कौन होगा? हो सकता है कि पूरा गांव, उस पीड़िता का पूरा गांव ही नत्था, आप अगर उसको याद करें तो कहीं वो नत्था न साबित हो जाए। और नत्था तो बेचारा अपनी जिंदगी की खोज में किसी बड़े शहर में मजदूरी करते पाया जाएगा। उस गांव के लोग, पता नहीं किसको किसको अभी भागना पड़ेगा। उस गांव के कई ऐसे बच्चे जो उससे भी जुड़े हुए हैं, उन चारों आरोपियों से, वो बाहर निकल चुके हैं। सुनसान स्थिति में वो गांव पहुंचने के स्थिति में आ चुका है। आप सहज अनुमान लगा सकते हैं कि ये स्थिति बना दी गई सिर्फ चंद फायदे के लिए। किसी पार्टी को राजनीतिक जमीन की तलाश है, तो किसी पार्टी को यह साबित करना है कि वो सबसे ज्यादा दलित समर्थक है या उनके प्रति सहानुभूति रखती है या उनकी हितैषी है। किसी को यह साबित करने की जरूरत पड़ गई कि वास्तव में यहां पर राम राज्य स्थापित करने के लिए हम सारे पक्षों की बात सुन रहे हैं। लेकिन इसमें हुआ क्या है, इसमें लापरवाही हर तरह से हुई है। विचार विमर्श के साथ, गंभीरता के साथ कोई भी एक पक्ष अगर सही तरीके से पेश आया होता तो निश्चित रूप से यकीन मानिए हाथरस टूरिज्म स्पॉट के तौर तरीके से पिछले 4-5 दिनों में न देखा जाता। और यही इस बात का कष्ट है, और इसी कष्ट के साथ कि वो गांव के सारे लोग जिनके परिवार को आरोपी बनाया गया है, जिन बच्चों को आरोपी बनाया गया, उनके परिवार के लोग, और पीड़िता जिसकी जान चली गई उसके परिवार के लोग, और उसके साथ के और कुछ लोग, वास्तव में ये किस तरह की जिंदगी जी रहे होंगे। कहीं पैसे की बारिश हो रही है और कहीं जो आरोपी हैं उनके परिवार के कह रहे हैं कि हमारी तो कोई सुन ही नहीं रहा। देखिए, इसी लोकतंत्र में दो पक्ष एक ही गांव का, अगर इस लोकतंत्र में एक नीचे के व्यक्ति को भी न्याय मिलना चाहिए, तो उसी गांव के कुछ लोगों पर तो इतनी बड़ी बारिश हो रही है, और वो भी दिखावे के लिए। मैं फिर कह रहा हूं, इसका यह मतलब नहीं कि उस पीड़िता के परिवार को पूरी सहानुभूति जो लोग दिखाने वाले हैं उनके विकास के लिए कुछ सोच रहे हों, या ऐसी घटनाएं, क्योंकि ये एक सामाजिक विभेद की स्थिति पैदा करता हुआ सा दिख रहा है, और जिसमें गैपिंग और बढ़ेगी। अब वहां पर 10-10, 15-15 गांव के एक महापंचायत बैठ रही है, और सब न्याय की अंतिम लड़ाई तक संघर्ष करने के लिए सामने आ रहे हैं। ये जो दो गुटों में या दो जातियों में जो संघर्ष कराने की ये जो कवायद थी, इसके पीछे किसका हाथ था? क्या कोई सोचेगा? निश्चित रूप से वो नहीं सोचेगा। वो बहुत खुश है जो इसकी आड़ में लंबा खेल खेलने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इस देश की, इस प्रदेश की जनता बहुत ही समझदार है। वो ये जानती है, देखिए, कुछ घटनाएं तात्कालिक तौर पर ऐसा लगता है कि सब कुछ उजड़ गया, लेकिन जब सच सामने आएगा ठीक 3 से 4 दिन के बाद, अब सच के कई ऐसे परतें खुलने लगी हैं जिससे अब लोगों को सोचना पड़ेगा कि वो बहुत ही भावपूर्ण तरीके से बहुत कुछ एक्सट्रीम सोच रहे थे। इस सोच के पीछे की कहानी के कुछ और एंगल हैं जिस पर लोग विमर्श करने को तैयार ही नहीं थे, ये मानने को ही तैयार नहीं थे। जब कुछ मुद्दों पर मैं बोल रहा था, मेरे साथ कुछ लोग कमेंट से जुड़ते थे तो ये कहते थे, ये आप क्या बोल रहे हैं,
आप तो भाजपा की बात बोल रहे हैं। प्रश्न ये है, न भाजपा, न सपा, न कांग्रेस, एग्रीव्ड कौन है? परिवार, चाहे वो पीड़ित का परिवार हो और चाहे वो पीड़िता का परिवार हो, सब इस पूरे राजनीतिक स्टंट और राजनीतिक शो में पीड़ित हो रहे हैं। और उनकी पीड़ा को अगर समझा जाए तो न्याय छिपा दिया जा रहा है, और न्याय छिपाया ही नहीं जा रहा है, न्याय की सारी प्रक्रिया को एक तरह से रोक देने की कोशिश हो रही है। ये एक बड़ा सवाल है। मेरे साथ इस लाइव शो में कई ऐसे लोग जुड़े हैं जिन्हें मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं और जर्नलिस्ट भी हैं, वो देख भी रहे हैं। तो खैर, कुछ जर्नलिस्टों का प्रयास भी बहुत सराहनीय रहा है। खास करके आज सुदर्शन न्यूज़ की रिपोर्टिंग भी मुझे बहुत अच्छी लगी, और उसमें गांव में, हालांकि वो बात की बात है, उसके पहले ही सारी बातें आ चुकी थी, लेकिन बहुत ही सराहनीय प्रयास रहा कि जिस पक्ष को हमने और आपने मिलकर तय कर लिया कि ये गलत है, पिछले 4-5 दिनों में सिर्फ पीड़िता के परिवार, पीड़िता के परिवार, पीड़िता के परिवार। फिलॉसफी में एक तर्क शास्त्र एक विषय होता है जिसमें 2 सिद्धांत माने जाते हैं, लॉजिक जिसको कहते हैं। एक आगमन होता है और एक निगमन सिद्धांत होता है। इस आगमन और निगमन सिद्धांत में हमने सब कुछ ये मान लिया कि बस पीड़िता के परिवार के साथ ऐसा हुआ, बाकी सारे लोग यहां पर भ्रष्टाचारी हैं, सारे लोग यहां पर कुकर्मी हैं। इस गांव के लोग, सिर्फ एक पीड़िता का परिवार, कोई साथ देने वाला नहीं, सिर्फ कांग्रेस, सपा, आरएलडी, भाजपा, इन्हीं 4 पार्टियों के इर्द गिर्द उस पीड़िता का परिवार और वो गांव केंद्रित कर दिया गया। हमारी आपकी सोच कहां गई? एक सामान्य नागरिक के तौर पर अगर हम सोचें, हम न माने एक बार को अपने आप को पत्रकार, लेकिन ये दिमाग और इसका तर्क भी तो कुछ बोलता है। आज क्यों जो मुख्य आरोपी है उसका फादर ये चीख चीख करके कहता है कि 3 और लड़कों को तो बिल्कुल सरेआम उसको फंसाया गया है। ऐसे फंसाने की जरूरत क्यों पड़ी? पुलिस की रिपोर्ट, जो एफआईआर पहले लिखी गई जिस थाने में, उस थाने में की रिपोर्ट के बाद जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया, पीड़िता के बयान के आधार पर किया। अब तो सवाल ये उठ रहे हैं कि पीड़िता ने जिस संदीप का नाम लिया, संदीप 2 थे, उसमें जिस संदीप को मुख्य आरोपी माना जा रहा है वो है भी या नहीं? सारी बातें इतनी गड्ढमड हो चुकी हैं कि क्या आप अगर हाथरस से दूर बैठे हैं तो किसी प्रमाण के आधार पर, जितने प्रमाण आपके पास, चाहे बड़े चैनलों के आए हों, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से आ रहे हों जो क्लिपिंग, किस प्रमाण के आधार पर, किस सत्य तक अगर आप पहुंच रहे हैं तो किस निर्णय पर पहुंच रहे हैं? वास्तव में यही गड्ढमड्ड स्थिति है जो मैंने कहा था कि राहुल तो अब मूव कर रहे हैं, अब सब कुछ गड्ढमड्ड हो जाएगा। हो चुका है गड्ढमड्ड। और यकीन मानिए, सीबीआई की रिपोर्ट आने के पहले, नार्को टेस्ट के पहले, अब आप किसी भी निर्णय पर पहुंच ही नहीं सकते, क्योंकि एक पक्ष मानेगा कि यह सही है, दूसरा पक्ष मानेगा यह सही है, लेकिन जिसको न्याय मिलना चाहिए वो न्याय नहीं मिला, जो ये कह रहे हैं कि हमें फंसाया गया, उनको भी न्याय नहीं मिला। तब तक न्याय के लिए ये तड़प रहा पूरा गांव, और न्याय के लिए तड़प रहा पूरा हाथरस जिला। कौन सोचेगा इसके बारे में? सारा कुछ पॉलिटिकल स्टंट हो गया। कोई गाड़ी चला के पहुंचा, बहुत अच्छे से डीएनडी फ्लाईओवर पर भी मारपीट हुई, उसके बाद किसी तरीके से भाई बहन गाड़ी चलाते हुए हाथरस पहुंच गए, कुछ लोग आज पहुंचे, सब लोग अपना अपना पूरा शो कर चुके हैं, लेकिन माइलेज किसी को नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये इस प्रदेश की जनता बहुत ही समझदार है, और इस माइलेज लेने के पीछे जिसने सबसे ज्यादा अगुवाई की है, वास्तव में आने वाले समय में वही व्यक्ति या वही पार्टी हंसी का पात्र बनेगा या बनेगी, ये आप देख लीजिएगा। ये मैंने पहले दिन भी कहा था और आज भी कह रहे हैं, लेकिन इससे पूरी तरह से योगी सरकार कुछ मामलों को, कुछ सवालों को लेकर के बिल्कुल आप पाक साफ नहीं कही जा सकती। इसलिए नहीं कही जा सकती कि जब आपको इस पर इतना भरोसा था तो डीएम और एसपी को इतनी जल्दी सस्पेंड करने की क्या जरूरत थी? ये भी आपने दबाव में किया। अगर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को नहीं जाने देना था तो पहले ही दिन आपको जाने देना चाहिए था। क्यों जाने दिया? कुछ ऐसे निर्णय आपने बाद में लिए हैं जो वास्तव में नहीं लेने देना चाहिए था। जब सोशल डिस्टेंसिंग की जरूरत है, क्या जरूरत थी राहुल और प्रियंका गांधी को जाने देने के लिए? हो जाती बदनामी। अगर आपको पद भी छोड़ना पड़ता तो छोड़ देते, लेकिन एडमेंट रहना था कि राहुल और प्रियंका को वहां नहीं जाने देना है, क्योंकि
बिना मतलब के, बिना किसी उद्देश्य के इस तरह का जो मूवमेंट, जो एक लोकतंत्र में पॉलिटिकल फायदे के लिए, पॉलिटिकल जो एक उनको अधिकार मिला हुआ उसका प्रयोग करने की बात अगर वो कहते हैं, तो इससे सहमत नहीं हुआ जा सकता। क्योंकि हाथरस केंद्र बना टूरिज्म का, पॉलिटिकल टूरिज्म किया गया है, तो इसको भी अगर इजाजत दी गई है तो उससे भी सहमत नहीं हुआ जा सकता। आंचल यादव हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जो बोल रही हैं कि चुनावी मुद्दा बना लिया विपक्ष ने। खैर आंचल, ये चुनावी मुद्दा तो अभी 2 साल है, मैंने पहले ही दिन कहा था कि ये 2 साल का अभी गेम है, और इस 2 साल में अभी बहुत कुछ पाने की कोशिश करें, लेकिन जमीन तलाशने के लिए सिर्फ एक रेप या गैंग रेप की घटना जो है वो किसी राजनीतिक पार्टी को बहुत बड़ा आधार नहीं दे देती, तब तक जब तक आम जनता जो है उससे कन्विंस नहीं हो जाती। राजेश त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कुछ कह रहे हैं। खैर आपकी बात तो मैं अभी नहीं समझ पा रहा हूं। मनोज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज का भी सवाल बहुत तीखा रहता है हमारे साथ, क्योंकि मनोज भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पत्रकारिता के हमारे साथी हैं। मनोज, आज भी आपके सवाल का मैं जवाब देना चाहता हूं कि देखिए, मैंने यही कहा था कि राजनीतिक गड्ढमड्ढ की सारी स्थिति बन गई, इसमें किसी को फायदा हो नहीं रहा है जो वास्तव में एग्रीव्ड पर्सन है। आंचल पूछ रही सर बिहार और उपचुनावों के लिए, निश्चित रूप से आंचल अगर इस पूरे घटनाक्रम से आप देखें तो मैं बहुत पहले इस वीडियो में ये बात कह चुका हूं कि जिस तरह का घटनाक्रम चल रहा है इस देश में, पहले एक सीए के नाम पर राजनीति हुई, उसके बाद किसानों के नाम पर राजनीति हुई, उसके बाद गैंग रेप, चूंकि यूपी को एक प्रयोगशाला बनाया जा रहा है, अभी एक पक्ष छूटा हुआ है आंचल, उस पर ध्यान दीजिएगा। अभी नौजवानों को मास में आंदोलित करने का एक चरण बाकी रह गया है, ये भी अगले 3-4 महीनों में इसको पूरा करना है। ये जो कोरम पूरा हो जाएगा तब ये जो लोग हैं जो उन्माद पैदा करने चाहते हैं, जो अंदर से बहुत परेशान हैं, जो अंदर से बहुत परेशान हैं, जिसके बारे में मैं नहीं कह सकता, वो लोग अभी एक मूवमेंट और चलाना चाहते हैं सीए के तर्ज पर, और वो है छात्रों का, नौजवानों का आंदोलन। और वो आंदोलन किस तरह से और किस दिशा में जाएगा, और उसका सबका केंद्र जो है वो दिल्ली बनाया जाएगा। लेकिन उसमें कितनी सफलता मिलती है देखना होगा, क्योंकि अब यूपी को एक प्रयोगशाला के तौर पर बना दिया गया है जहां विपक्ष कई तरह के प्रयोग कर सकता है, और अभी इसमें विपक्षी एकता का प्रयोग भी उत्तर प्रदेश के ही माध्यम से होना है। लेकिन आपने एक बड़ा सवाल किया कि बिहार चुनाव पर क्या असर होगा, तो यकीन मानिए मैंने ये बात भी कह दी थी परसों कि इस बिहार चुनाव में कौन शासक दल, उसकी लोकप्रियता कितनी है, या विपक्ष जितनी आवाज उठा रहा है जितने मुद्दों पर देश के स्तर पर, उन सारों की टेस्टिंग हो जाएगी। यकीन मानिए बिहार में कांग्रेस एक स्टेपनी पार्टी के रूप में चुनाव लड़ रही है, और तेजस्वी नेता को नेता मान करके, वहां पर मुख्यमंत्री का एक भावी उम्मीदवार मान करके कांग्रेस उस चुनाव में जा रही है। जो पार्टी, जिस पार्टी के कैडर की ये स्थिति हो, वो पार्टी का नेता पूरे देश स्तर पर जब कोई आंदोलन करता है तो उसका मुखिया बन जाता है। यही इस पार्टी की सबसे बड़ी कमजोरी है कि न स्थानीय स्तर पर, न ब्लॉक स्तर पर, न प्रदेश स्तर पर, और न देश स्तर पर संगठन को किसी दिशा और किसी दशा की से उबार करके एक अच्छी दशा में लाए ताकि उसको एक दिशा मिले, ऐसा प्रयास ही नहीं किया गया। याद करिए 23 नेताओं ने जिस तरह से चिट्ठी लिखी थी, सब पर्दे के पीछे चले गए। शो में सिर्फ 2 हैं, राहुल और प्रियंका, लेकिन आज तक अभी इन 2 लोगों ने बिहार पर कुछ नहीं बोला। उनको मालूम है बिहार में क्या स्थिति होने वाली है, और आप लिख कर ले लीजिए। हालांकि एलजेपी, खैर ये दूसरा मुद्दा है, इस पे बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। एलजेपी के अलग हो जाने के बाद अगर ये जो कुछ कहा जा रहा है कि इसमें भाजपा को बहुत बड़ा फायदा होगा, तो यकीन मानिए अभी देश स्तर पर जिस तरह से एनडीए की राजनीति चल रही है, यकीन मानिए एलजेपी बाहर रह करके भाजपा के लिए चुनाव के बाद बहुत आसान स्थिति बना देगी। कम से कम मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता। मुश्किलें तब भी बढ़ेंगी क्योंकि नीतीश को इतनी जल्दी साइडलाइन करना कम से कम बिहार के भाजपा इकाई के लिए आसान नहीं होगा। वो बहुत बड़े फैक्टर्स हैं, उस पर एक अलग मुद्दा होगा। लेकिन इतना यकीन मानिए कि जो उपचुनाव होने वाला है, बिहार का चुनाव होने वाला है, मध्य प्रदेश की स्थिति तो मैं आपको बता दूं कि पूरी टेस्टिंग हो जाएगी वहां पर।
लेकिन इसके लिए जरूरी यही है कि एक प्रयोगशाला बनाया जाए, और वो प्रयोगशाला उत्तर प्रदेश में बना दिया गया है। इसके लिए अगर योगी आदित्यनाथ को गवर्नेंस रखना है तो बहुत सख्त होना होगा। और यकीन मानिए, बिकरू कांड के बाद कुछ और प्रतिक्रियावादी तत्व, अगर आप इसको समझ सकती हो या समझ सकते हो तो समझिए, उभरे हैं, जो प्रशासन में भी सन्निहित हैं। ऐसे में कम से कम जो ये योगी आदित्यनाथ की जो छवि है उसको खराब करने की एक बड़ी भूमिका और एक बड़ी मुहिम चल रही है, जिसको समझना ही होगा। और समझते हुए भी अगर कोई निर्णय मुख्यमंत्री नहीं ले पा रहे हैं तो ये उनकी कमजोरी हो सकती है, और अगर ये कमजोरी रहेगी तो इसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को 2022 के इलेक्शन में उठाना पड़ेगा। लेकिन श्रम और अपने मेहनत पर भरोसा करते हुए अगर सच के रास्ते पर और विकास के रास्ते पर यह सरकार चलेगी तो यकीन मानिए कि हाथरस जैसे कांड पर जो पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिशें कुछ पार्टियां और कुछ राजनीतिक नेता कर रहे हैं वो मिलने वाला नहीं है, क्योंकि जनता तात्कालिक घटनाओं को समझती है, उसका मूल्यांकन करना जानती है, और उसके बाद उसका एक जनमत तैयार होता है, और उस जनमत के आधार पर एक निर्णय पर पहुंचती है, और वही जाकर के ईवीएम में वोट के रूप में अपने मताधिकार के रूप में परिणत हो जाता है। तो एक लंबा खेल है, और इस खेल में उत्तर प्रदेश प्रयोगशाला न बने ये बहुत जरूरी है। और उत्तर प्रदेश ही क्यों, ये देश भी प्रयोगशाला न बने, क्योंकि इस समय हम कुछ बड़ी समस्याओं से जो वैश्विक स्तर पर हमारे सामने मुंह बाए खड़ी हैं उनसे दो चार हो रहे हैं। उनसे जूझते हुए, उनको हराते हुए हमें इन फिरका परस्त प्रतिक्रियावादी तत्वों को और राजनीतिक फायदा उठाने वाले कुछ नेताओं को उनके वास्तविक स्थिति से परिचय कराते हुए उनको उनके घर में बैठने के लिए मजबूर कर देना चाहिए। और ये सिर्फ जनमत के माध्यम से होगा। मैं वही बात कहता हूं जो सच है। न मेरे लिए भाजपा का कोई मतलब है, न मेरे लिए कांग्रेस का मतलब है, क्योंकि हम पत्रकार वृंद सभी अपने मेहनत से, अगर अपने मेहनत पर भरोसा करते हैं तो उसी मेहनत की कमाई को खाते हैं और उसी को जीते हैं। इसलिए सच को बोलने में परहेज नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि आपकी बात या मेरी बात तात्कालिक तौर पर किसी पार्टी के लाइन से लगे, लेकिन सच सच होता है। वास्तव में हाथरस में पीपली लाइव शो के बाद अब जो वीडियोस कुछ आ रहे हैं उसके बाद इस पूरे घटनाक्रम के एक दूसरी तस्वीर सामने आती है, और वो तस्वीर बहुत कुछ बोलती है, जिसका परिणाम आगे आने वाले समय में पता चलेगा। आज के लाइव में फिलहाल इतना ही। आज रात में आपका समय लिया, आप हमारे साथ इतने लोग जुड़े। और राजेश जी, आपका उत्तर प्रश्न बहुत बाद में आया। अब हम ज़्यादा लंबा नहीं कर सकते, मगर इस लड़की को का रेप हुआ ही नहीं। तो राजेश जी, यही बात तो मैं कह रहा हूं कि जो आप बात कह रहे हैं ना, ये सारी बातें हम अभी नहीं कह सकते। ये आपको भी अभी नहीं कहना चाहिए, आप भी एक पत्रकार हैं। ये बोलना ही नहीं चाहिए तब तक जब तक सीबीआई की अब रिपोर्ट ना आ जाए। हम आप समझदार तभी होंगे, क्योंकि मैं वही बात कह रहा हूं कि सोशल मीडिया पर अब ऐसे कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसको देखने के बाद सब कुछ गड्ढमड लग रहा है। और यही चीज मैं कह रहा हूं बार बार। और मेरे पिछले पूरे वीडियो को उठा कर देख लीजिए, और नहीं तो आप हमारा यूट्यूब चैनल हार्ट टॉक इंडिया पर जाके देखिए कि जो भी हाथरस के संदर्भ में हमने बातें कही, आज वही बातें सच हो रही हैं। मैंने पहली बार यूज किया कि ये पीपली लाइव का बहुत ही बेहतर शो चल रहा है, और पीपली लाइव के इस शो में आज एक सवाल मैं उठा रहा हूं जिसका जवाब आप लोगों को ढूंढ करके देना ही होगा कि इस पीपली लाइव का नत्था कौन साबित होगा। क्या पूरा हाथरस, या हाथरस का वो गांव, या वो पीड़िता का परिवार, या वो आरोपी का परिवार जो बहुत ही मासूमियत से वीडियोस बनाने वालों को अपनी बातें बता रहे हैं, और बहुत निष्पक्षता से बता रहे हैं, बड़ी मासूमियत से बता रहे हैं। लेकिन उनका जवाब कौन देगा, और क्या उनका जवाब या उनका सवाल सुनने के लिए भी कोई तैयार है? क्योंकि इस समय बहती गंगा में हाथ धोने के लिए सभी तैयार हैं। आज के लाइव में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करिए, इसे शेयर करिए, और हमारे यूट्यूब चैनल हार्ट टॉक इंडिया पर जाकर उसे सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।